कुछ कानून ऐसे हैं जो महिलाओं को विशेष अधिकार देते हैं, लेकिन महिलाएं अपने उन्हीं अधिकारों से अवेयर नहीं है। इसलिए उन पर अगर कोई अत्याचार होता है, उन पर ज्यादती होती है और उन पे किसी तरह का दबाव पड़ता है, तो भी वो अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर नहीं पाती है। और पुलिस को भी इन सब अपराधों का जो उसके साथ हो रहे हैं मालूम ही नहीं पड़ता है, तो पुलिस भी उनकी कुछ हेल्प नहीं कर पाती है। तो ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या अधिकार हैं जो एक महिला को जानना चाहिए और उसका उसे भरपूर उपयोग करना चाहिए। आइए, हमारे बीच में एक्सपर्ट हैं स्वप्ना जी कोडे, एडवोकेट हैं और क्रिमिनल लॉयर हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, और उनसे जानते हैं कि वे महिलाओं के इन अधिकारों को किस तरह से हमारे सामने रखना चाहेंगी। तो स्वप्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। सभी को मेरा नमस्ते। माननीय तातेड़ जी, आपको नमस्ते। ममता जी, थैंक यू टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये बात कहनी है कि महिलाओं के कायदे जानने से पहले कुछ चीजें ऐसी होती है जो महिलाओं को और सबको सबको जानना बहुत जरूरी है। एक 5 अधिकार है जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होते हैं। जैसे कि अगर किसी को गिरफ्तार करने पुलिस आ जाती है तो आपको क्या करना है। अगर किसी को गिरफ्तार करने सबसे पहले पुलिस आती है तो उस इंसान का ये हक है पुलिस इंस्पेक्टर को या जो भी ऑफिसर है उसे पूछना कि किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे ऊपर जुर्म दर्ज है क्या। और जब पुलिस तुम्हें बोलेगी आपके ऊपर ये जुर्म दर्ज है, तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि आपके किसी भी रिलेटिव को लिखित में जानकारी दे। अगर वो लिखित में जानकारी नहीं देते हैं और आपको ऐसे ही लेके जाते हैं और समझिए कोठड़ी में रखते हैं। अभी कोठड़ी कैसे होती है, जो टीवी में देखते हैं वैसी बिल्कुल नहीं होती है। पुलिस अगर आपको ले जाती है तो उन्हें 24 घंटे के अंदर आपको लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के समय अगर आपके पास आपकी एफआईआर की कॉपी ना हो, आपका अरेस्ट मेमो ना हो, अगर आपको पुलिस ने कुछ तकलीफ दी हो, तो आपको वो मजिस्ट्रेट को बोलना है। और जैसे ही आप ये बोलेंगे कि आपके उनके अगेंस्ट कुछ तकलीफ है, इमीडिएटली मजिस्ट्रेट आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, आपको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी, जब भी पुलिस आपके पास आती है तो सबसे पहले वो आपकी आपकी धड़ती लेती है यानी आपकी पूरी तलाशी लेती है। उस तलाशी के दरमियान जो भी चीजें ऑफिशियली आपकी होती है वो पुलिस जब्त नहीं कर सकती है, वो आपके रिलेटिव्स को दे देनी पड़ती है। उसके बाद मेडिकल आपका राइट है और आपको मेडिकल के लिए उन्हें ले जाना पड़ता है। आपकी जो दवाइयां है, अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा तो प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही आपको देनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। जैसे अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया था एक रायगढ़ के मामले में। अगर आप सभी को मैं समझती हूँ वो वीडियो किसी ना किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा होगा या आपने फेसबुक पे देखा हो। उस वीडियो में से आपको सीखने की 2 चीजें मिली है होगी। बार बार ऑफिसर्स एक ही बार बोल रहे थे, अर्नब हम आपको रायगढ़ के केस में अरेस्ट करने आए हैं, और उसकी बीवी को पर्ची दे रही थी। रायगढ़ के केस में अरेस्ट करने के लिए आए हैं क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मुंबई पुलिस भी रायगढ़ पुलिस के साथ थी। तो आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। अगर सपोज एग्जाम्पल आपने दिल्ली में कोई क्राइम किया है और अगर दिल्ली पुलिस को आपको अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस को बिना बोले नहीं आ सकती है। रेडिंग पार्टी में मुंबई पुलिस के ऑफिसर या कोई भी आपके लोकल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर होना बहुत जरूरी है और लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी एंट्री होनी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ये जो लोकल पुलिस का इंटरवेंशन कब नहीं होगा, जब आपको सीबीआई अरेस्ट करने आएंगी। एक इस यहाँ पे मुझे आपको एक खास बात बोलनी है कि महिलाओं के विशेष में महिलाओं को पुलिस शाम के सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने तक अरेस्ट नहीं कर सकती है। और अगर किसी महिला को अरेस्ट करना है तो पुलिस को उसे पहले इत्तला देनी होती है कि आपके अगेंस्ट ये गुना रजिस्टर है। और एक एक और सभी जान लीजिए, हमारा सीआरपीसी में एक 41A करके सेक्शन है।
41A के अंतर्गत हर आरोपी को उसके आरोप की मालूमात नोटिस देनी पड़ती है, और अगर आरोपी पुलिस स्टेशन में नोटिस पर नहीं जाता है तो पुलिस आके आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। तो आपको एक समझना है कि आपने क्या किया है, वो अपना आपका जानने का हक है। एफआईआर आपको मिलना चाहिए, आपको आपके वकील के साथ तुरंत बात करने को मिलनी चाहिए, और आपको मेडिकल एड आपका राइट है। कभी कभी क्या होता है, हमने टीवी में देखा हुआ है कि आपको ले जाके कोठड़ी में रख देते और सालों वहां पे रख देते। ऐसा नहीं होता है। अगर 24 घंटे के बाद में के अंदर आपको लोकल मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाते तो वो आपका इलीगल डिटेंशन हो सकता है। अभी महिलाओं के लिए कुछ खास बातें जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कोई पीड़ित महिला है और उसको घर से प्रेशर हो रहा है कि बाबा तू कंप्लेंट ना दे और तू पुलिस स्टेशन जाएगी तो हमारी घर की इज्जत निकल जाएगी, तो वो महिला ऑनलाइन भी कंप्लेंट दे सकती है। वो महिला पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नहीं जाना चाहे तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो महिला के घर में आए, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और लेके जाए। एक हमारे कायदे में ट्रंकेशन करके एक चीज होती है, तो महिला की आइडेंटिटी पूरी ट्रंकेट होती है, उसका नाम भी, यानी अगर किसी आरोपी को भी एफआईआर दिया जाता है तो महिला का नाम ट्रंकेट करके दिया जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। 50% लोग, मैं 50% नहीं बोलूंगी, 80% बोलूंगी, 80% लोग कंप्लेंट देने के लिए आते ही नहीं कि बोल के हमारी बदनामी हो जाएगी। बदनामी नहीं होगी। अगर आप अपना नाम गुपित रखना चाहते हैं तो इसका प्रोविजन भी है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी, खास तौर पे महिलाओं के लिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं डरती है कि अरे लोगों को पता चल जाएगा, अड़ोस पड़ोस में पता चल जाएगा, हमारे परिवार की इज्जत उछल जाएगी। तो ये सब चीजों से डरना नहीं चाहिए। आजकल एक और बहुत हो रहा है महिलाओं पे अत्याचार, घरेलू हिंसा भी बहुत हो रही है। तो उसके बारे में हमें क्या अधिकार मिले हुए, खास तौर पे अपने समाज में तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन और भी बहुत जगह विधवाएं और विशेष तौर पे जो अकेली महिला है उन पे उनके रिश्तेदार ही काफी अत्याचार करते, तो इसके विरुद्ध वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है? 2000 तक महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए आईपीसी में 498 ए करके एक सेक्शन था। तो ये सेक्शन क्या बोलता था, अगर कोई भी महिला को अपने ससुराल में तकलीफ है तो वो 498 के अंदर पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेंट दे सकती थी। फिर एफआईआर होती थी। अगर ग्रीवियस हो जाता था तो वो अरेस्ट हो सकते थे और उसकी ट्रायल चलती थी। लेकिन अभी इसमें क्या हो गया है, 2000 तक देखा कि कभी कभी क्या होता है, ट्रायल्स लंबी चलती है। ट्रायल्स लंबी चलने के लिए काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नहीं कि हमारी जुडिशरी या पुलिस या कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन देर आर सम अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से ये होता है। तो तब तक ये ट्रायल चलने तक वो महिला तो दर दर ही भटकती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक देखा हुआ, एक बार अगर कोई लड़की कंप्लेंट दे दे तो उसे घर से इमीडिएटली निकाला जाता है। तो 2000 में एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लॉन्च हुआ है। इसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस है। तो महिला डायरेक्टली कोर्ट में जो भी रिलेटिव्स है जिनके साथ वो एक डोमेस्टिक रिलेशन यानी जिनके साथ वो एक कौटुंबिक रिश्ते में रही है, उनके अगेंस्ट कोर्ट में एक कंप्लेंट दाखिल कर सकती है। कंप्लेंट दाखिल होने के बाद कोर्ट उन लोगों को देता है और उनको बुलाए। डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि जब तक ये कंप्लेंट चल रही है तब तक वो महिला को कोर्ट कॉम्पेंसेशन ऑर्डर कर सकती है, मेंटेनेंस ऑर्डर कर सकती है, और उनके जो उसमें रिस्पोंडेंट्स या आरोपी है उनको बोल सकती है कि इस महिला के रहने का, खाने का, पीने का आप इंतजाम करिए। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में से उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देखी जाती है। साइड बाय साइड वो है। हमने काफी सारे ये देखे हैं जब कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि जो पीड़ित महिला है उसे घर में रहने के लिए बोला है, और जो उसको क्लेश या पीड़ा दे रहे उनको घर से निकालने के लिए बोला है। जी ये एक हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस में काफी सारे प्रोविजंस है, तो जिसमें आपको रेसिडेंस,
मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, सब कुछ मिल सकता है. इनफैक्ट इफ एन वुमन गिव्स एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 18, कोर्ट कैन इवन रिस्ट्रिक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग दैट वुमन एंड डायरेक्ट द लोकल पुलिस टू गिव प्रोटेक्शन टू दैट. जी, और एक और चीज इसी से कनेक्टेड है कि महिलाओं को संपत्ति पे अधिकार, जो अपनी पैतृक संपत्ति होती है या सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति होती है जो, तो उस पे किस तरह से नया कानून जो आया है उसके हिसाब से उसको अधिकार मिले हैं. तो जो नया कानून आया है इसमें ये बोला है कि महिला भी 50% शेयर होल्ड होगी अपनी संपत्ति में. इसकी वजह से क्या होता है, हमने काफी जगह देखा है, अगर बहुत जगह ये बातें होती है कि अगर किसी महिला का पति किसी कारण चल बसे और वो अकेली रहती है तो बहुत टाइम उसे उसकी प्रॉपर्टी नहीं दी जाती. तो नए कानून के अंतर्गत ऐसे किया है कि 50% शी हैज अ राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, either of her husband or the husband's relatives. Yeah. तो इक्वल राइट्स का एक नया कायदा आ रहा है और आया है जो अभी अमल में है, और महिलाओं को प्रॉपर्टी में उनका राइट है. वो प्रॉपर्टी जो उनको मिलती है उससे वो क्या करे वो उनका लुकआउट है, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता. जी जी, बहुत अच्छी बात. एक जो बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए कि महिला वर्किंग लेडीज हो गई है बहुत सारी, तो जो हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे या घरेलू तौर पे भी, जो कि बहुत ज्यादा करके सामने नहीं आ पाता है क्योंकि महिलाएं घबराती है इस बात की चर्चा करने के लिए, तो इससे वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है बिना अपनी जानकारी लोगों तक सामने आए, और मतलब गुमनामी ढंग से वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है. सबसे पहले स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा का एक केस हुआ था, जब सबसे पहले एक महिला ने हिम्मत की थी, जो उसको जहाँ पे उसे काम हो रहा था वहां उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही थी. तो उस केस के बाद हमारे कोर्ट्स ने एक बोला हुआ था कि हर एक वर्क प्लेस को एक इंटरनल कमिटी रखनी है जो इस महिला का कंप्लेंट ले, वो कंप्लेंट का प्रोब करे, और वो प्रोब के बाद अप्रोप्रिएट एक्शन ले. अभी इसमें ये भी है कि अगर कमिटी ना हो वो ऑर्गेनाइजेशन बैन हो सकता है. लेकिन सिर्फ एक जजमेंट से कुछ हो नहीं रहा था. इसके लिए 2013 में एक पॉश एक्ट बना है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. कोई भी महिला अगर पीड़ित हो तो वो उसके ऑफिस में इंटरनल कमिटी को वो एप्लीकेशन दे और वो एप्लीकेशन की इन्वेस्टिगेशन होगी. अगर महिला को ये लगता है कि मेरा एप्लीकेशन मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में बराबर नहीं सुना जाएगा तो वो उसमें लिख सकती है, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के अननोन लोगों को कमिटी मेंबर्स बना के एक प्रोब कर सकता है. ये प्रोब क्या करेगा, पहले महिला को सुनेगा, उसके विटनेसेस देखेगा, प्रूफ्स देखेगा, फिर जिनके ऊपर आरोप है उसको सुनेगा, उसके विटनेसेस देखेगा, और उसके बाद प्रोब will give its report. The probe will only recommend action, but probe cannot give punishment. उसके बाद अगर प्रोब की रिपोर्ट के बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्शन नहीं लेती है तो वो महिला ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकती है. जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है. एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी कि जो फिजिकल हैरेसमेंट होता है सिर्फ वो ही अब्यूज नहीं है, खराब ढंग से बात करना, गंदी भाषा में बात करना और हल्की टिप्पणियां करना, गंदे इशारे करना या गाली दे के बात करना, ये सब भी महिलाओं के अगेंस्ट में हैरेसमेंट होता है. और इस सब के लिए रेमेडी के लिए भी वो कोर्ट तक या कंप्लेंट के जरिए आगे बढ़ सकती है, जा सकती है. तो यहाँ पे मैं 1 मिनट, ममता जी ने जो बोला है कि गंदी बात करना, यानी किसी भी लड़की को मोटी या पतली बोलना भी एक तरह का हैरेसमेंट है और वो उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकती है. काली बोलना भी हैरेसमेंट है तो वो उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकती है. अभी हमने कभी बहुत टाइम हमने देखा है, और ये हर महिला ने फेस किया है, क्योंकि हर महिला कभी ना कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गई होगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी चश्मिश लड़की को ए बैटरी बोल देते हैं, या ए मोटी हट.
तो ये सब बोलना भी एक हैरेसमेंट है। अगर कोई आपका दुपट्टा भी खींच ले तो वो भी आपकी हैरेसमेंट है। आपके लिए लॉस बने हैं, आपको ही आगे आना है। एंड every time I have to say this कि 80% women are not coming ahead with the fear of लोग क्या कहेंगे, लेकिन आप इतना समझिए कुछ तो लोग कहेंगे, आपको आगे आना है। जी जी। और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट मुझे एक बात ये बोलने की एकदम इम्पोर्टेंट है। हाँ, 90 to 95% के पास अभी हम देखेंगे कि हम सबके पास घर में काम करने के लिए लोग होते हैं। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप जब भी किसी को आपके घर में काम के लिए रखे, उसका प्लीज आप बैकग्राउंड चेक करिए। प्लीज बैकग्राउंड चेक करिए, उसका एज प्रूफ, उसका आइडेंटिटी प्रूफ देखिए, क्योंकि अगर आपने किसी सर्वेंट को रखा है जो 18 के नीचे है तो वो आप पे केस हो सकता है। एंड इवन दैट person who, because understand there is a new judgment which has come which says your servant is also in a domestic relationship with you and that servant can file case against you। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी हाउस हेल्प रखे, उसका आधार कार्ड वेरीफाई करिए, उसका लोकल एड्रेस, लोकल गार्डियन और उसका परमानेंट एड्रेस देखिए। और अगर हो सके, या पुलिस क्लियरेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए लगते, तो आप उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मंगवा लीजिए। आप आपकी जेब से 500 रुपए दीजिए, लेकिन सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए। जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। करेक्ट है, करेक्ट है। और आजकल अधिकांश लोगों के घर में 24 घंटे के मेड सर्वेंट या मेल सर्वेंट होते हैं, तो ये प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। और भी दूसरे कारणों से भी हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग बाहर भी जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, इनकी गर्लफ्रेंड भी होती है, इनके बॉयफ्रेंड भी होते हैं, और कल को ये कोई गलत इल्जाम ओनर पे भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी सावधानी दिखने में लगती है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़ी सावधानी हमारे लिए साबित हो सकती है। एक छोटा सा, हाँ जी, बोलिए बोलिए। छोटी चीजें, अगर आपने कभी आपके हाउस हेल्प को पकड़ा है 100 रुपए भी लिए हुए, तो आप पुलिस के पास जाने के लिए ना झिझकिए, क्योंकि ये छोटी चीजें ही बड़े चोर को जन्म देती है। छोटी एक बार अगर उसे सजा मिल गई तो वो ये ध्यान रखेगा। और एक याद रखिए, एफआईआर या कंप्लेंट देने से प्लीज प्लीज डरिए मत। आपकी ने अगर एक छुपा लिया और वार्निंग देके उसे छोड़ दिया, तो शायद वो अलग घर में जाके उसकी हिम्मत बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। जी जी। एक चलते चलते आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है, कि मैटरनिटी फील्ड में जो हमारी प्रेगनेंसी के टाइम का जो हमारे लिए अधिकार है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या क्या है और उसका फायदा हमें किस तरह से लेना चाहिए? मैटरनिटी का जो है, हमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961। वो एक्ट के अंतर्गत ऐसा है कि हर लेडी को उसकी मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। नाउ देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ डेट। समटाइम्स women want to join after 30 days or 45 days, but every organization has to give their specific period। and वो जो महिला है उसका उसमें जो पेमेंट है वो काटा नहीं जा सकता है, उसका पेमेंट कंटिन्यू होना चाहिए। बिकॉज दिस हैज कम आफ्टर इक्वल पे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये एक्ट बोलता है कि महिला का पेमेंट मैटरनिटी लीव में भी कट नहीं हो सकता, बिकॉज everyone has a right to equal pay and equal remuneration। तो मैटरनिटी में बेनिफिट में उसे लीव मिलनी चाहिए और उसे उसका पेमेंट मिलना चाहिए। जी। और यहाँ पे मैं इक्वल पे इक्वल राइट्स का बोलना चाहती हूँ। कल ही हमारे केरला हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। उन्होंने बोला है, जिस तरह से आप हमारे मर्दों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज दे रहे, उसी तरह से आप हमारी लेडीज को भी ये अपॉर्चुनिटीज दे। just because the job involves a night duty, you cannot deny a woman the job। तो ये याद रखिए, हर जॉब में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ना दे रहे हो तो यू हैव एवरी राइट टू चैलेंज इट। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से, प्लीज गो एंड फाइल योर कंप्लेंट्स। अगर आप कंप्लेंट जाना नहीं चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप दे सकते हैं
ऑनलाइन कंप्लेंट दे सकते हैं, फोन करके दे सकते हैं, ईमेल करिए, आपकी आइडेंटिटी सिक्योर रहेगी, आपको पुलिस स्टेशन जाना नहीं पड़ेगा। आप अगर आपको किसी कारण कंप्लेंट नहीं दें तो ट्विटर पे भी डाल सकते हैं, तो वो भी आप डालिए। ट्विटर पे चाहिए तो आपके आईडी से मत डालिए किसे, बट आप अगर एक कदम आगे लेंगे तो पुलिस आपके लिए 4 कदम आगे आने के लिए तैयार है। लेकिन डू नॉट शाय अवे फ्रॉम कमिंग अप अहेड विथ द अट्रोसिटीज यू आर फेसिंग। यही मुझे एक बोलना है। आपके अगेंस्ट कुछ भी होता है तो आपको लोग मदद ही करेंगे। और अभी तो ऐसा है कि आप एक मदद मांगोगे तो 4 लोग मदद देने के लिए तैयार। तो सभी 10 लोग आ गए। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। जी जी, सोशल मीडिया भी हमारी बहुत हेल्प करता है। जी, सभी कायदे आपको हेल्प करने के लिए है, तो आप प्लीज इसमें रुकिए मत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्ना जी, आपने बहुत उपयोगी जानकारियां दी। खास तौर पे महिलाओं को हिम्मती कैसे बने इस बारे में हमें बहुत मोटिवेट किया। और ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी भी तकलीफें बोल कर नहीं आती है। अगर सब पढ़ा और हमारे पास थोड़ा भी नॉलेज है तो हम अपने आप को उस परिस्थितियों से बचा सकते हैं, निकाल सकते हैं। हर महिला को आज इतना सक्षम होना ही चाहिए, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, लेकिन अपना प्रोटेक्ट और अपने राइट्स उसे मालूम होना चाहिए।